हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ के अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर का सेट 3 जो कि 2022 में आया हुआ है, जिसका कोड है 822AX। और आज हम इसके पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक बात आसानी से समझ में आ सके। हम सॉल्व कर रहे हैं 10th मैथ क्वेश्चन पेपर, तीसरा सेट है, 2022 में आया हुआ प्रश्न पत्र है, कोड है 822AX। इसका पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले पार्ट का पहला प्रश्न, सभी खंड कीजिए। कुल 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के। पहला प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कैसा होगा। क्या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, वो Q है, तो उसका जो समपूर्णांक होगा कैसा होगा। तो किसी भी पूर्णांक का समपूर्णांक हमेशा या तो 2 से विभाजित हो जाता, ऐसा आप मान सकते हो, या उसमें हम 2 से गुणा करके उसको बनाया जाता, ऐसा समझ लो। जैसे मान लो 1 है, तो 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, 2 सम संख्या बनेगी। ऐसे मान लो 2 है, उसमें 2 से गुणा कर देंगे 4, तब भी सम संख्या बनेगा। मान लो 3 है, उसमें 2 से गुणा कर दो तब 6 आएगा, वो भी सम संख्या। यानी कोई भी संख्या अगर उसका हम डबल ले लें, यानी उसमें 2 से गुणा कर दें, तो वो हमेशा समपूर्णांक ही होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तीसरे में 2Q है, यानी Q की जगह पे आप 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दोगे, तो जो 2Q बनेगा ये एक समपूर्णांक ही आएगा। अगला प्रश्न है, बिंदुओं A 2, -5 और B -2, 9 इससे समान दूरी पर, समदूरस्थ का मतलब होता है सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट बताओ जो इन दोनों से समान दूरी पर है। तो हम सबसे पहले इसको चित्र के जरिए समझ लेते हैं। सवाल है कि ये दोनों पॉइंट है, एक है 2, -5, तो x पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। मान लो ऐसे एक रफ बनाते हैं, रफ इमेज। तो ये a कहाँ होगा, ये a यहाँ पे मिलेगा इस वाले। x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू निगेटिव, तो यही है, ये पॉजिटिव साइन होता है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। दूसरा b है -2, 9, तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 9। मान लो इसमें पड़ेगा आपका b। फिर कहा है कि x एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो इससे समान डिस्टेंस पर है, तो वो इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ कहीं पे भी है। मान लो सपोज कर लो कि ये है। वैसे फिगर जब बनेगा ये तो एकदम अच्छे से बनेगा, हमने इसको रफ वर्क के लिए बनाया है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे वो पॉइंट है जो इन दोनों से समान दूरी पर है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, x, 0 होंगे। इस पॉइंट में y की कोई वैल्यू नहीं है, केवल x की है। तो बस इसीलिए इस सवाल में दिया है, आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी। दोनों दूरियों को आपस में बराबर कर देना है, जो भी आएगा आंसर ही आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x0 की 2, -5 से डिस्टेंस निकालेंगे और x0 की -2, 9 से डिस्टेंस निकाल के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ हम नीचे लगा दे रहे हैं, इसको देखो। एक निर्देशांक हो गया x, 0 और एक निर्देशांक हो गया 2, -5। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, x -2 का स्क्वायर। आपको पता है x में से x घटाना है और y वाले में से y वाला, तो 0 में से -5 घटाएंगे तो हो जाएगा 0 + 5, इसका स्क्वायर इक्वल। अगला सॉल्व करना है, तो x0 के साथ -2, 9 लगा देना है, ये वाला। इसको सॉल्व करोगे तो x में से x घटा दोगे, ये वाली दूरी बन जाएगी, तो x + 2 और 0 में से 9 घटा देंगे, इसका हो गया स्क्वायर। अब क्या होगा, अब इन दोनों समीकरणों का या
अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना, तो ये करड़ी नहीं बचेगी, खत्म हो जाएगा। तो ये हल होने पे आएगा x - 2 का होल स्क्वायर और 5 का वर्ग हो जाएगा 25 बराबर x + 2 का होल स्क्वायर और ये 9 का वर्ग आएगा 81। आगे इनको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 4 - 4x, ये होगा a - b का होल स्क्वायर प्लस 25 है बराबर इधर आएगा x² + 4x + 4, पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग 2ab, या आप लिख सकते हो x² + 4 + 4x, ये हो गया +81। हल करोगे तो x² से x² कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, इधर क्या बचेगा -4x + 25 = 4x + 81। इसको आगे हल करेंगे तो ये 4x इस साइड आ जाएगा, ये यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो जगह की कमी है, तो 4 इस साइड आके हो जाएगा जुट के -8x और ये 81 और 25 दोनों घट के हो जाएंगे 56, या इसको लिख सकते हैं -8 से डिवाइड कर देंगे तो जो x की वैल्यू बनने वाली है वो वैल्यू आएगी -7। तो ये निर्देशांक कहाँ, x0 आपके कोऑर्डिनेट बनने वाले हैं, तो x की वैल्यू -7 होनी चाहिए और y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये है पहला वाला ऑप्शन करेक्ट। तो अभी आप इन दोनों को उतारिए और नीचे का सॉल्यूशन भी लिख लीजिएगा, फिर हम इसको मिटा के आगे के प्रश्नों को लगा रहे हैं। तीसरा प्रश्न, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 9 और 4 के अनुपात में, संगत भुजा करस्पॉन्डिंग साइड्स जो दोनों समरूप त्रिभुजों को कंपेयर करके लिखी गई हैं 9 और 4 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो एकदम आसान सवाल है, जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात साइड के अनुपात का स्क्वायर होता है बस। तो 9 का स्क्वायर 81 होगा और 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ऐसे अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया होता साइड का पूछा जाए तो आपको स्क्वायर रूट निकाल देना है। चौथा वाला प्रश्न, यदि cos² थीटा = 1/2 तो sin² थीटा का मान होगा, यहाँ लगा देते हैं इसको, फार्मूला होता है sin² थीटा + cos² थीटा = 1। cos² थीटा की वैल्यू 1/2 दी गई है तो इसकी जगह पर लिख देना 1/2 = 1, ये दूसरे साइड जाके घट जाए, एक में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, ये हो गया sin² थीटा की वैल्यू। ऑप्शन में ये चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, चित्र में त्रिज्यखंड OAB की परिमाप होगी, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, कहा है कि इसका परिमाप बताओ। ये एक त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड के परिमाप का फार्मूला होता है θ/360 डिग्री × 2πr + 2r, ये होता है त्रिज्यखंड का परिमाप। यहाँ पे थीटा कहने का मतलब होता है जो आर्क होता है या जो दो रेडियस है, इन दोनों रेडियस के बीच का एंगल, यह 60 डिग्री अपान 360 डिग्री × 2πr + 2r, चाहे तो हम r की वैल्यू 7 रख सकते हैं। यहाँ पे 60 360 डिवाइड होगा तो हो जाएगा 1/6, 1/6 यहाँ आएगा, ये हो जाएगा 1/6 2πr + 2r। दोनों में से देखो कॉमन क्या है, 2r दोनों में से कॉमन है, इस साइड लगा देते हैं इसको। दोनों में से जब 2r को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा 1/6 पाई प्लस में 1, ये हो जाएगा 2r की जगह पे 7, 1/6 पाई की वैल्यू 22/7 + 1। इसको काट देंगे तो नीचे आएगा 2 3 6 और यहाँ आएगा 11, यानी हो जाएगा ये 2 से 14 हो जाएगा, इधर अंदर होगा 11, ऊपर बचेगा और नीचे 21। देखो 2 से 22 को काटेंगे तो 11 आएगा, 2 3 6,
3 7 21, इधर 11 होगा, इधर 21 और फिर यहाँ पे बचेगा 1। हल करेंगे तो 21 का गुणा 1 में करना है 21 और 21 का 11 में जोड़ हो जाएगा 32। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 14 गुणे 32 बटे 21। 7 से काट देंगे तो 7 या 21, 7 दूनी 14, 32 का 2 में गुणा हो जाएगा तो आएगा 64, 64 बटे 3 सेंटीमीटर। कैसे हल करना है एक बार फिर समझा देते हैं आपको। देखो, जो त्रिज्य खंड होता है उसका फार्मूला होता है परिमाप का θ/360 डिग्री 2πr + 2r, जहाँ थीटा कहने का मतलब 2 रेडियस के बीच का एंगल जो कि 60 डिग्री है। फिर 2πr + 2r, चाहो तो आप यहीं पे 2π और r सब की वैल्यू रख दो, ऐसे हल करते हुए चलो, या 2r कॉमन ले लो, जो भी आपको अच्छा लगे। हल करने पे आपको मिलेगा 64/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यह है पहला, हमने इसमें सेंटीमीटर 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 कहीं नहीं लिखा था जगह की कमी की वजह से। तो ये हो गया 5वें वाले प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है और क्यों सही है उसका जवाब। उसके बाद है n परीक्षणों का समांतर माध्य x, ये एवरेज का साइन होता है, ये जो लिखा है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो अगर आप समांतर माध्य में कोई चीज़ जोड़ देते हो तो नया समांतर माध्य उतना जुड़ के आएगा, किसी चीज़ को घटा देते हो तो उतना कम हो जाएगा। ये सिंपल नियम है, किसी चीज़ से गुणा कर दोगे तो उतनी बार गुणा भी हो जाता है। अगला प्रश्न है n परीक्षणों का समांतर माध्य x, ये एवरेज का साइन है, ये इसको एवरेज बोलते हैं। यदि प्रत्येक परीक्षण को a से बढ़ा दिया जाए, मतलब हर एक वैल्यू में जितने भी टर्म थे सब में a ऐड कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो माध्य का रूल होता है कि जो भी चीज़ हम ऐड करते हैं वो नए समांतर माध्य में ऐड हो जाती है, जो घटाते हैं वो नए समांतर माध्य में घट जाता है। तो जो कि इसमें a बढ़ाया गया है तो जो नया वाला समांतर माध्य बनेगा वो इससे a ज़्यादा होगा। यही है क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्टों के सॉल्यूशन। तो लगाइए आप इन्हें, फिर हम आगे के प्रश्नों को हल करते। क्वेश्चन नंबर 2, उसका पहला प्रश्न, चित्र में DE पैरेलल AC, कहाँ है ये वाली लाइन है, देखो DE, निशान मार देते हैं, DE पैरेलल AC और DF पैरेलल AE, DF इसमें डबल लाइन बना देते हैं पहचानने के लिए, और ये तो सिद्ध करना BF/FE = BE/AC। कैसे प्रूफ करते हैं प्रूफ करने वाले सवालों को। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है पूरे लाइन से, गिवन दैट जैसे बोलते हैं, क्या दिया हुआ, जो दिया वही आपको लिख देना है। तो सबसे पहले इसमें एक एक ट्रायंगल की बात करेंगे, लिख देते हैं डायरेक्ट, DE पैरेलल AC और DF पैरेलल AE, ऐसे लगाया जाता है प्रूफ करने वाले सवालों को। ज़्यादा बेहतर जानकारी के लिए आप हमारा ट्रायंगल का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो ये हो गया दिया है। अगला लिखा जाता है हेडिंग, सिद्ध करना है। ऐसे बिल्कुल आप परीक्षा में लगाएंगे, बेहतर अंक मिलेंगे आपको। ये हो जाएगा BF/FE इक्वल होगा BE/EC, ये होगा। अगला हेडिंग रहता है उपपत्ति, मतलब कैसे प्रूफ कर रहे हैं हम। इसके बाद देखो क्या लिखेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में देखो जो कि आपका ABC है या BAC जो भी है, वहाँ से शुरू करते हैं। तो लिख देंगे त्रिभुज ABC में क्या दिया है, DE पैरेलल AC। आपको थेल्स थ्योरम जरूर पता होगा कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर लाइन खींच दें तो त्रिभुज को संगत भुजाओं में, संगत भुजाएं जो इनकी हैं वो समान अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगाएंगे, लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहता है
कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर भुजा आप बना दो तो वहाँ पे जो सामने की जो भुजाएं होती हैं, जो उसमें जो भुजाओं का अनुपात बढ़ जाता है, जैसे यहाँ से बी से डी और डी से ए, ये लाइन दो टुकड़ा हो गया, बी से ई और ई से सी, ये लाइन दो टुकड़ा हो गया, तो इनके अनुपात बराबर हो गए। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? निष्कर्ष निकलेगा कि बी डी अपान डी ए ये इक्वल होगा बी ई अपान ई सी। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अगला देखो दिया है डी एफ पैरेलल ए ई, ये कहाँ है? डी एफ ये वाली लाइन और ए ई ये वाली लाइन। तो अब की बार हम त्रिभुज लेंगे ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई। इसमें क्या चीज पैरेलल है? इसमें है डी ई नहीं सॉरी डी एफ पैरेलल है ए ई के, डी एफ पैरेलल ए ई। तो यहाँ भी थेल्स थ्योरम ही लगेगा, तो इसमें भी लिखेंगे थेल्स प्रमेय। तो इस थेल्स प्रमेय क्या कहता है? अगर एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर लाइन खींच दो तो जो भुजाएं होती है समानुपात में विभाजित हो जाती। तो यहाँ से देखो ये लाइन आया है डी एफ, तो होगा बी डी डी ए, बी डी डी ए, ये बराबर होगा बी एफ एफ ई के। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो पहला समीकरण दूसरा समीकरण देखो, दोनों का लेफ्ट हैंड एक ही है। तो अगर किसी भी समीकरण का एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा खुद ब खुद बराबर होता है। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2, या लिख सकते हैं समीकरण 2 की तुलना करने पर, कंपेयर करने पर क्या रिजल्ट आएगा? इनका राइट दोनों बराबर हो जाएगा, यानी आएगा बी ई बाई ई सी इक्वल होगा बी एफ बाई एफ ई। यही हमें प्रूव करना था। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। आप इसे लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, प्रश्न है यदि साइन ए माइनस बी इक्वल 1/2 और कास ए प्लस बी इक्वल 1/2, जहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है। यानी हमें जो वैल्यू हल करना है उसमें ए और बी दोनों की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी लेनी, बस इसी के लिए इसको दिया है, बाकी इसका और कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हल करते हैं इनको। सॉल्यूशन दूसरे का दूसरा दिया है साइन ए माइनस बी इक्वल 1/2। तो लिखेंगे साइन ए माइनस बी इक्वल दिया है 1/2। अब ये 1/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू है? ये है 30 डिग्री की वैल्यू। क्योंकि ध्यान में क्या रखना है आपको कि जो भी वैल्यू आपको रखनी है वो 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि और भी वैल्यू होती है। साइन जो ये वाला है ये 150 अंश का मान भी यही होता है। तो आपको जो वैल्यू डालनी है वो केवल छोटी वैल्यू डालनी है 90 डिग्री से नीचे। तो यहाँ से मिलेगा, जब दोनों तरफ कंपेयर करोगे, इधर साइन ए माइनस बी है, इधर साइन 30 है, तो आएगा ए माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। इसे हम पहला समीकरण कह देंगे। सेम ऐसे ही दूसरा दिया हुआ है, कास ए प्लस बी इक्वल दिया है 1/2। इसको लिख सकते हैं कास 60 डिग्री। कास 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो यहाँ से निष्कर्ष आएगा ए प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो समीकरण है, किसी भी तरीके से हल करो, विलोपन, वज्र गुणन, प्रतिस्थापन, चाहे जैसे। यहाँ सबसे आसान है इनको विलोपन से लगाना, क्योंकि देखो अगर आप जोड़ोगे तो b कट जाएगा, घटाओगे तो a कट जाएगा। तो लिखेंगे 1 + 2, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण जोड़ेंगे जब, तो माइनस b और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, और a में a जुड़ जाएगा तो आएगा 2a।
और 30 60 जुड़ के हो जाएगा 90। तो ए की वैल्यू मिलेगी 45 डिग्री। ए की वैल्यू आप दूसरे समीकरण में रख दो या फिर पहले समीकरण में रख दो तो आपको बी की वैल्यू मिलेगी 15 डिग्री। चाहे यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण नंबर 1 में ए का मान 45 अंश रखने पर, या समीकरण नंबर 2 में ए का मान 45। तो जैसे इधर 45 रखोगे तो दूसरे साइड जाके वो 45 लेस होगा, तब जाके बी की वैल्यू निकलेगी। तो बी की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल 15 डिग्री। ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी ए की वैल्यू 45 डिग्री, बी की वैल्यू 15 डिग्री। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे आप चाहे रख के चेक कर लो, चाहे यहाँ पे ए का मान 45, बी का मान 15। तो 45 में से 15 घटाएंगे तो 30 आएगा। यहाँ पे 45 और 15 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, एक शंक्वाकार बाल्टी के दोनों सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि बाल्टी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है तो बाल्टी की धारिता बताओ। ये क्या हो गया, इस सवाल को देखो पहले, इसका मतलब क्या, यहाँ लगाते हैं इसको। ये कहना क्या चाहते हैं सवाल में, पहले ये देखो। सवाल में है कि कोई बाल्टी है जिसके ऊपर और नीचे दो वृत्ताकार भाग है, जैसे पेंदी होती है वो भी सर्कुलर है, ऊपर का हिस्सा वो भी सर्कुलर है। ऐसे पार्ट को हम लोग छेदनक या फ्रस्टम बोलते हैं। तो हमें उसकी धारिता या आयतन निकालनी है। एक की त्रिज्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, एक की त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, इसकी हाइट दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। तो का धारिता बताओ, यानी इसकी कैपेसिटी कितनी है, मिला जुला के इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो इसमें दिया हुआ है R1, एक की रेडियस, चाहे आप बड़े वाले को R1 कह दो या छोटे वाले को, वो है 28 सेंटीमीटर, एक रेडियस है 7 सेंटीमीटर, हाइट है 45 सेंटीमीटर। निकालनी है धारिता, इसी को वॉल्यूम बोलते हैं। फार्मूला होता है 1/3 पाई h R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, यही फार्मूला होता है छिन्नक के आयतन का। तो हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, R1 की वैल्यू 28, इसका स्क्वायर, R2 की वैल्यू 7 स्क्वायर प्लस 28 इंटू 7, और h की वैल्यू हमने नहीं लिखी, यहाँ लिख देते हैं। हो जाएगा 1/3 22/7 इंटू 45 इक्वल होगा, देखो 3 से 45 को काट सकते हैं तो हो जाएगा ये 15, तो बचेगा 22/7 और 15। 28 का वर्ग करना है तो लगभग ये 784 होता है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 8 का 8 में गुणा 64, 6 बचेगा। 8 का 2 में गुणा 16, 16 6 22, 2 का 8 में 16, 2 दूनी 4 1 5, हो जाएगा 4 6 2 8 5 2 7, 784, यानी हमने सही लिखा था इसको। और 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, और 28 का 7 में गुणा करेंगे तो 196 आएगा। अब 15 का 22 में गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 330, नीचे आएगा 7, और यहाँ सबको जोड़ दो, 6 और 9 15, 15 4 19, एक बचा हासिल, वो 9 में मिला देते हैं तो 10 हो जाएगा। 10 4 14, 14 8 22, 2 बचा, 2 1 3, 3 7 10, ये हो गया 1029 बराबर 7 से काट सकते हैं, इसको कट जाएगा 330, 7 करने में 7, यहाँ 3 बचेगा 32, 7 चौको 28, 2 28, 4 बचा, 7 7 49, यानी हमें गुणा करना है 147 का और 330 का। ये हो गया 147, 33 से गुणा कर लेते हैं, 3 7 21, 3 चौको 12,
12 2 14, 1 बचा, 3 1 9 3 1 4, 441। तो यहाँ भी वही आएगा 441। 1 4 1 5 4 4 8 4। तो ये हो गया 4 8 5 1 1 0 लगा, तो इधर भी लगा देंगे। और धारिता का मात्रक घन होता है, क्योंकि सारे मात्रक इसमें सेंटीमीटर में थे, तो यहाँ पे घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात करो। तो इसमें बहुलक नहीं निकालना है, बहुलक वर्ग कौन सा है वो बताना है। तो इस प्रश्न में आप देखोगे सबसे जो बड़ी बारंबारता होती है, बहुलक का यही लक्षण है, जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसके सामने जो भी क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल बनता है वही उसका सोल्यूशन भी होता है। तो इसमें देखो सबसे बड़ी बारंबारता 17 है, तो बहुलक वर्ग भी क्या होगा 12 से 16। इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता 17 है, जो कि 12 से 16 वर्ग अंतराल में है। इसलिए बहुलक वर्ग 12 से 16 है। ये हुआ इस प्रश्न का हल। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2 के खा गा घा, या कह सकते हैं दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट। इसके सोल्यूशन हमने लगा दिए हैं। इसका जो हल है कैसे करना ये भी हमने आपको बता दिया है, तो अब आप इसे लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला प्रश्न यानी अपरिमेय प्रूफ करने वाला प्रश्न लगभग बोर्ड के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण मान सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रश्न पत्र होते हैं लगभग सभी में ये अपरिमेय इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए दे ही देता है। तो इस प्रश्न को आपको कैसे लगाना है, इसके लिए आपको वास्तविक संख्याएं जो है आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि इसको अगर आप साधारण रूप से लगा लिए, 1-2 सवाल लगा लिए तो सब हल कर पाएंगे कि नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं, गारंटी नहीं है कि आप लगा ले जाएंगे। तो इसको आपको बहुत डीपली जानना है, बहुत गहराई से आप इसको जानिए। तो इसके लिए आप क्या करो, जो चैनल का प्लेलिस्ट है आप वहाँ जाओ, प्लेलिस्ट में रियल नंबर नाम का प्लेलिस्ट है, ये 10th मैथ के लिए बनाया गया है, ये वाला। आप इस प्लेलिस्ट में जा करके अपरिमेय संख्या को बिल्कुल डीप तरीके से, बिल्कुल गहराई में जा करके आप इसको सीख सकते हो। और अपरिमेय संख्याओं से संबंधित कितने टाइप के सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं उन सभी की जानकारी आपको हो जाएगी। तो एक बार ज़रूर आप प्लेलिस्ट को विजिट करें, वहाँ पे देखें। और केवल रियल नंबर ही नहीं है, आपके क्लास 10th मैथ के जितने भी चैप्टर हैं और मेरे ख्याल से जितने भी न्यूमेरिकल होंगे आपके किताब में, लगभग सारे न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो आप वहाँ पे जाके बिल्कुल देख सकते हैं। तो हम आगे के प्रश्न को लगा रहे हैं, उम्मीद तो हम यही करेंगे कि आप इसको वहाँ से जाके ज़रूर देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लगा रहे हैं इसको सॉल्यूशन, तीसरे का दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो हम मान लेते हैं एक संख्या x, एक को x मान लेते हैं और दूसरी संख्या मान लेते हैं y, और ये भी मान लेते हैं कि x बड़ा है y से, क्योंकि घटा के 26 लाना तो कोई तो बड़ी होनी चाहिए। तो हमने मान लिया कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है और x बड़ा है y से। तो केस 1 या लिख सकते हो प्रथम स्थिति, ये क्या बनेगा, x - y = 26, ये हो गया समीकरण 2
1 और हो गया केस 2 दूसरी स्थिति या प्रश्नानुसार भी लिख सकते हो या द्वितीय शर्त से। वो क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब जो बड़ी वाली नंबर है वो छोटी वाली नंबर की 3 गुनी। तो छोटा वाला नंबर है y, ये वाला, इसका जब 3 गुना करेंगे तो बड़ी वाली संख्या बनेगी, या लिख सकते हैं x बराबर 3y। जो बड़ी वाली संख्या है वो छोटी वाली की 3 गुनी है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो पहले वाले समीकरण में x की जगह पे 3y लिख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर रखेंगे तो यहाँ पे होगा 3y माइनस वाई इक्वल 26, घट जाएगा तो आएगा 2y इक्वल 26, तो y इक्वल आएगा 13 y का मान 13 हो जाएगा, यहाँ पे 13 रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 39। यानी एक संख्या 13 है और दूसरी संख्या 39 है, या कह सकते हैं बड़ी संख्या 39 है और छोटी संख्या 13 है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड वाले भाग का सॉल्यूशन या हल। अब देखिए तीसरे वाले का, एक साथ में सारा प्रश्न आप बता लीजिए। यहाँ पे हम इन्हें लगा रहे हैं। सॉल्यूशन तीसरे का तीसरा, दिया है वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें p कोई पॉइंट है -3, p इसका कोऑर्डिनेट बन रहा है। ये वाला पॉइंट a और b को किस अनुपात में बांटेगा। मतलब ए बी एक रेखा है, जैसे मान लो हम ऐसे रफ काम के लिए बना देते हैं, रफ वर्क। ये हो गया ए और ये हो गया बी। इसका निर्देशांक है -5, -4, इसका निर्देशांक है -2, 3। इसी बीच में कहीं पे कोई पॉइंट है P और इसका निर्देशांक बन रहा है -3, P। तो हमें इस P की वैल्यू भी निकालनी है, साथ में कह सकते हैं कि ये वाला जो P पॉइंट है इसको किस किस अनुपात में बांट रहा है, हमें अनुपात भी निकालना है। तो मान लो ये अनुपात हो गया m1 और ये वाला अनुपात हो गया m2। आप चाहे तो इसे रफ वर्क करके भी लगा सकते। तो जो अनुपात का पहला अनुपात जब बढ़ जाता है तो जो पॉइंट उसको अनुपात में बांटता है उसके जो निर्देशांक होते हैं, एक को x बोलते हैं, एक को y। तो यहाँ पे लिखेंगे सारी वैल्यू। x1 की वैल्यू है -5, y1 की वैल्यू है -4, x2 की वैल्यू है -2, ये हो गया आपका x2, और y2 की वैल्यू हो जाएगी 3। इसमें x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है 3। इतना सारा चीज़ आपको पता है। या फिर लिख सकते हैं कि P, A और B को माना m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है, जहाँ पे x1 -5, y1 -4, x2 -2, y2 3, और x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू P है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x का फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ से सारी वैल्यू रखो, x की जगह पे -3 इक्वल m1 नहीं मालूम है, वो निकालना है। x2 की वैल्यू क्या है, -2 है, प्लस m2, x1 की वैल्यू -5, m1 प्लस m2, ना m1 जानते हैं ना ही m2 जानते हैं। आगे हल करने के लिए -3 से गुणा होगा, -3 m1 -3 m2 इक्वल हो जाएगा -2 m1 -5 m2। -2 का m1 में गुणा -2 m1, -5 का m2 में गुणा -5 m2। m1 को m1 के साइड लगाएंगे तो ये -2 इस साइड आके हो जाएगा +2, तो ये बनेगा -3 m1 + 2 m1 इक्वल बनेगा -5 m2 इस साइड पहले से और ये 3 उस साइड जाके तो प्लस हो जाएगा, होगा -5 m2 + 3 m2, या इक्वल में हो जाएगा 3 में से 2 लेस करेंगे तो आएगा माइनस में m1
और यहाँ पे 5 में से 3 लेस करेंगे तो आएगा माइनस में 2m2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा m1 इक्वल 2m2, या लिख सकते हैं m1 बटे m2 बराबर 2/1, या इस पूरे को हल करने के बाद मिलेगा आपको m1 अनुपात m2 बराबर 2:1। तो ये तो पहला भाग इसका आ गया। पहला भाग क्या था कि वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें p -3 कामा p, जिसका कोई एक कोऑर्डिनेट दिया था p का, ये वाला पॉइंट a और b को किस अनुपात में बांट रहा था। तो अनुपात हमने निकाल दिया, 2:1 के अनुपात में ये बांट रहा है। साथ में कहा है p की वैल्यू भी बताओ, तो वो कैसे निकालेंगे आप p की वैल्यू, वो देखो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे हमने x का सहारा लिया था, अब की बार y के सहारे से काम कर देते हैं। y की वैल्यू होती है m1 y2 m2 y1 अपान m1 प्लस m2। y की वैल्यू इसमें है p, तो हो जाएगा p इक्वल m1 की जगह पे क्या रखना है, यहाँ पे देखो m1 की जगह पे आप 2m2 रख दो, तो ये हो जाएगा 2m2 और y2 की वैल्यू है 3 और m2, तो m2 की जगह पे m2 ही रख लेते हैं क्योंकि हमने m1 को कन्वर्ट किया है 2m2 में। और y1 की वैल्यू है माइनस में 4, नीचे m1 प्लस m2, तो m1 की जगह पे लिखेंगे 2m2 प्लस m2, या इसको हल करेंगे तो m2 सारा काट देंगे कॉमन लेते हुए, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 3 दूनी 6, 6m2 माइनस 4m2 अपान 2 1 3, 3m2, 6 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 2, 2m2 अपान 3m2, m2 कट जाएगा तो p की वैल्यू आएगी 2/3। यही है क्वेश्चन नंबर 3 के पहले, दूसरे, तीसरे पार्ट का सलूशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे हल समझ में आ रहे होंगे, कैसे हम लगा रहे हैं ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी आपका डाउट होगा तो ज़रूर हमें बताएंगे, लगाइए आप इनको। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, यानी 3 का घ वाला खंड। एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसे 0.4 सेंटीमीटर व्यास का समान अनुप्रस्थ काट का तार खींचा जाता है, तार की लंबाई बताओ। तो इस प्रश्न का सीधे सीधे कहने का मतलब है कि ठोस गोले को कन्वर्ट कर देना है, बदल देना है आपको तार में। तो सिंपल कहने का मतलब ये हुआ कि जो गोला है उस गोले का आयतन और जो हम तार बनाएंगे उस तार का आयतन बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तार का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन। जब भी एक चीज को पिघला के दूसरी चीज बनाई जाती है तो दोनों का आयतन लगभग सेम ही होता है, अगर उसमें कोई चीज वेस्टेज ना जाए। तो जब भी सवाल में ना लिखा हो तब तक आप समझ लो कि जो भी चीज पिघलाए हैं, जो नया बनाए हैं, दोनों का आयतन बिल्कुल बराबर है। तो तार का आयतन, अब चूंकि तार जब खींचेंगे तो सिलेंडर बन जाएगा, तो इसका सिलेंडर का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, हो गया पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब अगर यहाँ भी वही वाला आर लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे मान लो कैपिटल आर, और यहाँ हम लिख देते हैं माना गोले की त्रिज्या आर और तार की त्रिज्या स्मॉल आर तथा तार की लंबाई जो तार बनेगा वह है एच। इतना सब गोले की त्रिज्या कैपिटल आर हमने मान लिया, जो तार है उस तार की त्रिज्या स्मॉल आर मान लिया, और जो तार की लंबाई है वो एच है। आप चाहे तो एल भी लिख सकते हो। तो दोनों तरफ देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा,
होगा आर स्क्वायर एच इक्वल 4/3 आर क्यूब। इस आर की वैल्यू कितनी है? जो तार है उसका व्यास है 0.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या उसकी आधी होती है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0.4/2 इसका स्क्वायर, एच निकालना है, हो जाएगा 4/3 आर क्यूब। तो इस आर की वैल्यू 3 है, हो जाएगा 3 का क्यूब, या हो जाएगा ये स्क्वायर करेंगे 0.4 का तो स्क्वायर होगा 0.16/2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इंटू एच इक्वल 4/3, 3 का क्यूब 27। चाहे तो एक 3 से एक 3 काट सकते हो, या इधर से एक बार 2 से 4 काट सकते हो, या चाहे तो ऐसे गुणा कर लो। मतलब किसी भी तरीके से आपको इन्हें हल करना है बस। तो अब ये कितना होगा देखो, 4 से 16 को काट सकते हैं तो हो जाएगा 0.04। चाहो तो यहीं पे पहले से कैंसिल करके फिर स्क्वायर करो, या फिर स्क्वायर कर लो फिर कैंसिल करो। तो 4 से 0.16 को काटेंगे तो आएगा 0.04, एच हो जाएगा बराबर। 3 से 27 को काटेंगे तो आएगा यहाँ पे 9, ये हो गया 4 गुणे 9। यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी 4 गुणे 9 बटे 0.04। दशमलव हटाएंगे तो 100 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4 गुणे 9 गुणे 100, नीचे भी 4, 4 से 4 कट जाएगा तो h बराबर होगा 9 गुणे 100 बराबर आएगा 900 सेंटीमीटर। यानी जो हम तार बनाएंगे गोले को खींच के तार में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे तार की लंबाई आएगी 900 सेंटीमीटर। यही है इस प्रश्न का आंसर, लगाइए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला खंड, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 66/180 शांत दशमलव है या शांत आवर्ती दशमलव है। इसमें एक और सवाल आगे लिखा है, बिना वास्तविक विभाजन किए परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो काम करना है। पहला है बिना भाग किए बताना शांत दशमलव में है या अशांत आवर्ती, दूसरा बिना भाग किए उसकी वैल्यू बतानी है। तो इसका हल देखो, हल लिखो, सॉल्यूशन लिखो जो भी। सबसे पहले लिखेंगे 66/180 को। जब भी हमें शांत अशांत चेक करना होता है तो हमें करना होता है हर का गुणनखंड। तो यहाँ पे हर है 180, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो 2 से कट जाएगा 90 आएगा, फिर 2 से कट जाएगा 45 आएगा, फिर 3 से कट जाएगा तो 15 आएगा, फिर 3 से कटेगा तो 5 आएगा, फिर 5 से कटेगा तो 1 आएगा। तो इसका गुणनखंड हो गया 66/2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये हो गया बराबर। इसको लिख सकते हैं 66/2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5। अब रही बात इससे कैसा पता चलेगा कि शांत हुआ या अशांत। तो सिंपल पहचान है, जब भी आप नीचे गुणनखंड करो और नीचे गुणनखंड करने के बाद अगर आपको नीचे 2 और 5 को छोड़ के कोई तीसरी चीज़ मिल जाए, जैसे 3 हो गया, जैसे 7 हो गया, ये सारी चीज़ें, तो अगर 2 और 5 को छोड़ के कोई अन्य अंक आ जा रहा है तो वो अशांत आवर्ती का पहचान होता है। तो यहाँ पे गुणनखंड में देखो 3 है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, लिखेंगे चूंकि 66/180 का हर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ के रूप में नहीं, मतलब इसका जो हर है उसमें 2 और 5 को छोड़ के कोई अलग है। 2 पे पावर m, 5 पे पावर n, यहाँ m क्या है, ये घातों की संख्या है या घात कह सकते। जैसे इस पे 2 पे 2 की घात है, 5 पे 1 की घात है, तो उसके पावर को हम m और n से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 66/180 का हर 2 पे पावर m और 5 पे n के रूप में नहीं है, इसलिए 66/180 अशांत
आवर्ती दशमलव है। ये हो गया इसका हल। अगला है बिना लंबी विभाजन या बिना वास्तविक विभाजन के इसकी वैल्यू निकालें। हल करना है 13/125 को। तो यहाँ भी वही काम करना है, हर के फैक्टर कर देंगे। तो जब आप हर का फैक्टर करोगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 मिलेगा। इसे लिख सकते हो 13/5 का क्यूब। तो जब भी आपको बिना भाग के दशमलव प्रसार निकालना हो तो जितनी बार नीचे 5 है उतनी ही बार 2 भी आपको लिखना है। तो ये कैसे संभव होगा? 5 का क्यूब पहले से है तो हम 2 के क्यूब का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, बस यही काम करना है। तो बराबर हो जाएगा ये 13 गुणे 2 का क्यूब माने 8, नीचे इसको लिखेंगे 5 गुणे 2 पे 3 की घात, बराबर होगा 13 अट्ठे 104 और नीचे होगा 2 पंचे 10 का क्यूब, बराबर होगा 104/1000। अब दशमलव 3 अंक पीछे लगाना, 1 2 3, तो ये होगा 0.104। यानी जब 13 में 125 से भाग करेंगे तो यही आएगा। ये हुआ बिना वास्तविक विभाजन के हमने इसको दशमलव में कन्वर्ट कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न कैसे हल किया गया है समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो आप इसे लगा लीजिए। अगला प्रश्न है चौथे का दूसरा। यदि द्विघात समीकरण 3x² - 2kx + 2m = 0 के मूल x बराबर 2 और x बराबर 3 है तो k और m का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे लगाना है इन प्रश्नों को? सबसे पहले लिखेंगे 3x² - 2kx + 2m = 0 के मूल x बराबर 2। तो जब इसका मूल, या ऐसा लिख सकते हैं का मूल x बराबर 2 है तो इसका क्या मतलब हुआ, x की जगह पे हम 2 रख सकते हैं। मूल कहने का मतलब उसे हल किया गया है, तो जो वैल्यू आती है उसे मूल बोलते हैं। तो यहाँ x की जगह पर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर - 2k × 2 + 2m इक्वल हो जाएगा 0। 2 का स्क्वायर 4, 4 का 3 में गुणा 12, 2 का 2 में 4 + 2m बराबर 0। 2 से सब में डिवाइड कर सकते हैं तो हो जाएगा 6 - 4k + 4 नहीं बल्कि 2 आएगा + m = 0। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -2k + m = -6। और चाहो तो आगे हल कर सकते हैं, माइनस से गुणा कर सकते हो तो होगा 2k - m बराबर 6। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब चूंकि इसका मूल 3 भी है तो भी लिख देंगे 3x² - 2kx + 2m = 0 का मूल x बराबर 3 है। मतलब x की वैल्यू 3 है तो उसे भी इसी में रख दो। होगा 3 का स्क्वायर ऋण 2k, m की जगह पे 3, m नहीं सॉरी x की जगह पे 3 + 2m बराबर आएगा 0। 3 का 3 में 9, 9 × 27, माइनस में 6k और 2m बराबर हो गया 0। तो इसको लिख सकते हैं -6k + 2m बराबर आएगा ऋण 27। ये हो गया दूसरा समीकरण। तो यहाँ हम 2m वाला ही ले लेते हैं क्योंकि उसमें देखो 2m है, आसान रहेगा हल करने के लिए ये वाला। तो डिवाइड नहीं करेंगे 2 से तो ठीक रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं -4k + 2m - 12, या लिख सकते हैं 4k - 2m बराबर 12। ये हो गया पहला समीकरण, वो हो गया दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरणों को आप चाहे जैसे लगाओ, विलोपन से, वज्रगुणन से, प्रतिस्थापन से, जो मर्जी उससे। आसान सबसे कौन है? विलोपन, क्योंकि देखो यहाँ -2m यहाँ पे +2m, दोनों को ऐड कर दो तो 2m 2m कट जाएगा, 1 + 2 कर देंगे जब तो -2m से +2m कैंसिल हो जाएगा,
4k में से 6k घटेगा तो आएगा माइनस में 2k, और 12 और माइनस 27 ये घट के हो जाएगा माइनस में आएगा 15। 27 में से 12 घटाएंगे ऋण 15 आएगा, तो k का मान हो जाएगा 15/2। पहले समीकरण दूसरे समीकरण को चाहे तो आप एक दूसरे के ऊपर लिख दो, जैसे यहाँ पे 4k माइनस 2m बराबर 12, 2m से 2m कैंसिल, और नीचे 4k में से 6k घटाएंगे तो माइनस 2k, माइनस 27 और प्लस 12 हो जाएगा माइनस में 15। जैसे भी हल हो सके लगा सकते हैं, किसी भी में रख सकते हैं, जैसे पहले में रख दो, लिखेंगे समीकरण 1 में k बराबर 15/2 रखने पर। तो पहला समीकरण है 4k की जगह 15/2 ऋण 2m बराबर 12, 2 से 4 काटेंगे 2 आएगा, 15 दूनी 30 ऋण 12m बराबर 12, 12 नहीं बल्कि 2 है, 30 उस साइड जाके घट जाएगा तो आएगा माइनस में 18 माइनस 2m, तो m बराबर आएगा 9। तो इस हिसाब से आपको वैल्यू मिल गई k की 15/2 और m की 9। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे वाले भाग का सॉल्यूशन। कैसे हल करना है, एक बार आपको x की जगह पर 2 रखना है, फिर एक समीकरण बन जाएगा, फिर x की जगह पर 3 रखना है, फिर एक समीकरण बन जाएगा, और चाहे जैसे आपको इन दोनों समीकरणों को हल करना। बस तीसरा वाला खंड देखो, सवाल है यदि बिंदु A 2 3 5k और 6 7 संरेख हैं तो k का मान बताओ। तो सबसे पहले इसमें हम लोग x1 y1 x2 y2 x3 y3 कैटेगरी में बांट लेंगे। x1 पहले वाला जो लिखा पहला निर्देशांक, उसमें पहले वाले को x1 दूसरे वाले को y1 कहेंगे। x1 की वैल्यू 2 हो गई, y1 की वैल्यू 3, इसमें x2 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू k, और इसमें x3 की वैल्यू 6 और y3 की वैल्यू 7। आप किसी को भी x1 y1, जैसे इसको आप x1 y1 मान लो, इसको x2 y2, इसको x3 y3, किसी को भी आप x1 y1, किसी को भी x2 y2, किसी को भी x3 y3 माना जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे संरेख होने के लिए, संरेख है इसमें चूंकि दिया है, तो जो संरेख होता है तो संरेख होने पर ये कंडीशन लगता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये पूरी वैल्यू होती है 0 के बराबर। तो सारी वैल्यू इसमें डाल देनी बस, x1 की जगह पे 2, y2 की जगह पे k और y3 की जगह पे 7, फिर आया x2 यहाँ पे लिखना 5, y3 की जगह पे 7, y1 की जगह पे 3, जो भी वैल्यू है इसमें जो जो यहाँ चाहिए सब रख दो। x3 की वैल्यू 6 है, 6 रख दो, y1 की वैल्यू 3 है, 3 रख दिया, y2 की वैल्यू k, और ये पूरा हो गया 0। यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2k, 7 में 2 से 14 आएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 का 5 में गुणा 20, यहाँ पे 6 का 3 में 18 होगा, और ये आएगा 6 के बराबर हो गया 0। 6k में से 2k घटाएंगे तो आएगा ऋण 4k, और ये कितना होगा 18, या ऐसे देख सकते हो 20 और 14 को हल कर दो तो आएगा 6, और 6 के साथ 18 लगा दोगे तो आएगा 24। चाहे आप ऐसे कर सकते हो 18 20 38, 38 में से 14 घटा दो, या आप 18 में से 14 घटा दो तो 4 आएगा, 20 4 24, जैसे भी हल हो पाए बराबर हो जाएगा 0। ऋण 4 के बराबर लिखेंगे, ऋण 4 के बराबर हो जाएगा 24 दूसरे साइड जाके ऋण 24, तो के बराबर आएगा 6। तो ये हो गया इस प्रश्न का हल। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा और तीसरा पार्ट ये आपका दोनों खंड हो गया। तो आपको ये समझ में भी आ गया होगा। जो भी आपको डाउट रहेगा आप जरूर बताएंगे, तब तक आप इन्हें छाप सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट।
चित्र में ओ ए सी बी ओ केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में जो कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे नाम भी लिखा OACBO, ये पूरा एक वृत्त का चतुर्थांश है। मतलब ये वाली जो एंगल है ये 90 डिग्री होगी। साथ में दिया OD 2 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली जो लेंथ है ये 2 सेंटीमीटर की है। और पूरी लेंथ कितनी है, क्योंकि त्रिज्या इसमें दिया 3.5, तो उसको भी लिख देते हैं कि ये है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसमें कहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आसान है निकालना। सबसे पहले आप निकालो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसमें से ये त्रिभुज वाला क्षेत्रफल जो छोटा मोटा है उसको घटा दो। तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त का चौथा भाग। तो पूरे वृत्त का चौथा भाग क्या होगा, पाई r स्क्वायर, ये होता है पूरा वृत्त, इसका चौथा भाग बटे 4, माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। बराबर हो जाएगा, पाई का मान 22/7 होता है और इसके आगे 1/4 भी लगाना है। r वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3.5, इसका स्क्वायर ऋण 1/2। इस समकोण त्रिभुज का एक हो जाएगा आधार, एक हो जाएगी ऊंचाई। तो आधार क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या यानी 3.5 और ऊंचाई हो जाएगी 2, बराबर हो जाएगा 4 से 22 को काटेंगे तो आएगा 11, 4 कट जाएगा तो नीचे 2 आएगा, ये हो जाएगा 2 सते 14। इसको लिखेंगे 3.5 गुणे 3.5 2 बार, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा ऋण 3.5। आगे हल होगा तो इसको लिख सकते हैं 7×5 = 35, 7×2 = 14, तो ये हो जाएगा 11/2 गुणे 0.5 गुणे 3.5 ऋण 3.5। हल करेंगे इनको तो पहले 5 का गुणा 3.5 में कर देते हैं, तो हो जाएगा 11/2 गुणे 5×5 = 25, 5×3 = 15, 2 17, ये हो जाएगा ऋण 3.5। 11 का 5 में गुणा कर लेते हैं, 11 का 5 में 55, 11 का 7 में 77 और 5 हासिल 82, 11 × 11 और 8 19, ये हो जाएगा 19.25/2 ऋण 3.5। हर बराबर करने के लिए इसमें भी 2 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, क्योंकि ये लिखा बटे 1, तो 3.5 दूनी 7 होता, तो ये हो जाएगा 19.25 ऋण 7/2 बराबर ये हो जाएगा 12.25/2। इसको चाहो तो आप दशमलव हटा सकते हो, तो हो जाएगा 1225/200, या चाहो तो भाग कर सकते हो। अगर आपको भाग करना है तो क्या बनेगा, ये 2 से 12 में भाग करेंगे 6 आएगा, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 × 10, 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको इसे भिन्न में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो 1225/200
200। तो एक बार 25 से भाग करो तो यहाँ आएगा 25 चौक को 100, 22 बचेगा, 25 9 225, नीचे आएगा 25 अट्ठे 200, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आपको अच्छा लगे आप वो लिखो, चाहे आप इसको लिखो चाहे इसको लिखो, दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ। देखो आप यहाँ भी 49 में 8 से भाग करोगे, 8 चौक 48, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 8 एकन्ने में 8, फिर 2 बचेगा। देखो ऐसे करके 8 छक 48, 1 बचा, दशमलव लग जाएगा तो 10 होगा, तो 8 एकन्ने में 8, 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर दशमलव लगाएंगे 20, 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40। तो आप चाहे इसको लिखो चाहे उसको लिखो या 49/8 लिखो, सब सही है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 के चौथे खंड का सॉल्यूशन। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने सॉल्व किया है क्लास 10th मैथ के अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर को। कोड है 822 AX। ये 2022 में आया हुआ तीसरा प्रश्न पत्र है गणित का, या कह सकते हैं गणित के प्रश्न पत्र का तीसरा सेट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लगाए गए सभी प्रश्नों के हल समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई डाउट है तो आप हमें ज़रूर बताएं, और साथ में प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर आपको नहीं समझ आ रहा है, जो भी न्यूमेरिकल आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप वहाँ पे जाके डिटेल में सीख सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले सेशन के साथ।